पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक, दो तरफ आ जाएगा, इधर एक ऊपर, फिर उसके ऊपर से ये आएगा, इसका दो पार्ट है, एक इधर चला गया है, एक ये जो लोग पार्ट जो है ये इधर चला जाएगा। सिमिलरली ऐसे करके पूरे जितने भी प्लांट है उसको इसी तरह से दो टहनी में दो वायर जो है, दो वायर पे पैरेलली इसको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जैसे बन रहा है, ये मान लो यहाँ से हम लोग इसको काट दिए, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा भी हो गया, इसको एक्चुअली 5-6 साल हो रहा है इसका, तो इसको काटना भी है, मतलब बहुत ज़्यादा जो बैक प्रूनिंग है अभी इसको करना है। इसमें दो तरह का प्रूनिंग बताया था, एक फॉरवर्ड प्रूनिंग, एक बैकवर्ड प्रूनिंग, जो साउथ इंडिया में करते हैं। अगर हमारे इधर करते हैं तो एक ही टाइम पे होना है, वो दिसंबर जनवरी में होना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह से बंच है जो नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग में आएगा, देखो दो तरह का बंच है, एक तो ये है, यस सर, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से एकदम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो इसमें से जो निकलेगा ब्रांच उसके बाद वो ऑब्वियसली फ्रूटिंग ब्रांच में कन्वर्ट विद इन ए मंथ नहीं होगा। 1-2 मंथ में अगर यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ से जो बंच निकलेगा वो 1-2 महीने में फ्रूटिंग बंच में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी मैच्योर और इसमें से जो आएगा वेजिटेटिव ग्रोथ लेगा, ठीक है। बट इस बंच को अगर हम काटते हैं यहाँ से तो इसमें ऑब्वियसली जो बंचेज आएगा फ्रूटिंग बंच में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। तो यही है नॉर्थ इंडियन प्रूनिंग, या मतलब टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन का प्रूनिंग या डिसिडुअस कंडीशंस का प्रूनिंग, जहाँ पे दो प्रूनिंग एक साथ किया जाता है, एक बैक प्रूनिंग और साथों साथ एक फॉरवर्ड प्रूनिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। यही चीज़ साउथ इंडिया में 2 बार किया जाएगा, एक किया जाएगा अप्रैल के महीने में, यहाँ से काट देंगे तब, जो पूरे ब्रांच को ख़त्म कर देगा और नया ग्रोथ आएगा। उसमें 4-5-6 महीने के बाद इस तरह का जो ब्रांच बनेगा उसको फिर अक्टूबर के महीने में काटेंगे, तब जाके वो फ्रूटिंग ब्रांच में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये अंतर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन प्रूनिंग का है, ठीक है। अब डिसिडुअस कंडीशंस में जो बता रहा था, तो यहाँ से काटेंगे सर तो वो भी खत्म हो जाएगा सर? हाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सारे में नहीं करेंगे, इधर छोड़ देंगे, इधर काट देंगे, जो जिसको ज़रूरत है। इस तरह का बंच हर में नहीं, मतलब सारे प्लांट में नहीं बना हुआ है, कुछ जगह पे बना हुआ है, उसको सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काट देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, इसको फ्रूटिंग के लिए इधर फ्रूटिंग के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस बनाने के लिए, मतलब हमारा ये वेजिटेटिव पार्ट भी चलता रहे, वेजिटेटिव पार्ट भी चले और फ्रूटिंग बंच भी बने, ठीक है ना, बैलेंस रहे, ताकि वो इसी, ऐसा तो नहीं है कि इसी साल फ्रूटिंग देखिए खत्म हो जाएगा, इसको आगे भी बढ़ना है, ठीक है ना, लाइफ साइकिल इसका आगे भी बढ़ना है। नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब ये फ्रूटिंग बंच में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे तब तक ये इस तरह से बन जाएगा, तो इसको काट देंगे तो वेजिटेटिव हो जाएगा। फिर दूसरा चीज़ एक है, देखो अभी इसको अगर ये डॉर्मेंसी में जा रहा है, ठीक है, ये तो ऐसे भी कटा हुआ पार्ट है, लग रहा है। देखो दो तरह का चीज़ है इसमें, अभी ये मतलब ये एक्चुअली पूछा नबरंग जो वैरायटी है वो वैरायटी है, ठीक है। ये अभी डॉर्मेंसी में 100% नहीं गया है, अभी इसमें तुम लोगों को ग्रीन पत्ता दिख रहा है, लीफ दिख रहा है, लेकिन उल्टा साइड में देखो जो छोटा छोटा प्लांट है वो ऑलरेडी डॉर्मेंसी में चला गया नीचे, ठीक है, और एक रो है उधर, वो ऑलरेडी देखो उसमें लग रहा है कि मर गया है, सारे ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द डॉर्मेंसी, ठीक है। तो इसका अगर कोई भी पार्ट को काटोगे, देखो डॉर्मेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें होता है, इसको अगर हम काटते हैं तो इसमें से अंदर देखो पूरा ग्रीनीनेस है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द सेनेसेंस, ये सेनेसेंस में नहीं आया है, ठीक है, ये पूरा जिंदा है। और पूरा जो इसका विंटर सीजन है, वो डॉर्मेंसी टाइम पीरियड है, ये पूरे के पूरे इसी तरह से रहेगा, बाहर से देख के लगेगा कि मर गया है, बट फ्रॉम द इनर पार्ट इट इज़ अलाइव, वेरी मच ग्रीन, वेरी मच अलाइव। बट यहाँ पे अभी कोई दूसरे प्लांट को काटोगे, मतलब जो एवरग्रीन प्लांट है उस प्लांट को अभी यहाँ से काटो, देखो यहाँ से सैप निकलेगा, बट इस पोर्शन से कुछ नहीं निकल रहा है, एंड इट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स प्रूनिंग ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी, कि इस टाइम पे अगर इसको हम काटेंगे तो एक बूंद भी इसमें से मॉइस्चर नहीं निकलेगा, सैप नहीं निकलेगा, और इसीलिए इस टाइम पे इसको प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है। कोई भी एवरग्रीन, इवन इस पार्ट को भी अगर काटते हैं हम लोग तो भी थोड़ा बहुत सैप इसमें से निकलेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द इंटर्ड, नाउ इट इज़ नॉट इंटर्ड इनटू द डॉर्मेंसी, ठीक है। दूसरा चीज़, जब ये डॉर्मेंसी में जा रहा है तब देखो हर एक बड के ऊपर एक बड बन रहा है, हर एक नोड पे, ठीक है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, दीज नोड आर एक्चुअली फ्रूटिंग नोड्स, जो अभी नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सीजन में जब आएगा तब ये
यहाँ से Fruiting में पहले convert बंच होगा। निकलेगा, बंच से फिर फ्रूटिंग पेनिकल निकलेगा। दीज आर द इंडिकेशंस कि ये मरा नहीं है, क्योंकि हर वक्त हम लोग काट के तो नहीं ये कर सकते कि जान सकते हैं कि जानने के लिए काट नहीं सकते। तो दीज आर द इंडिकेशंस। देखो हर एक बंच में इस तरह का नोट दिखेगा, और जितना ये टाइम पीरियड बढ़ेगा ये नोट धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। जो नोट्स है ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये अप्रैल के महीने में जब आएगा तब जाके ये फ्लश में कन्वर्ट होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ लेगा, फॉलोड बाय फ्रूटिंग। जो अस्पार बोले थे इसी को बोलते नहीं सर? नहीं, स्पार एक्चुअली इसके नीचे यहाँ से अगर काटेंगे ये सर। रिन्यूअल स्पार, मान लो यहाँ से हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें ग्रीनीनेस है, ये सर। तो क्या कहते हैं इसको सैपू फलो दिसंबर में काटेंगे इसको, ये सर। लास्ट में जब मतलब और ठंडा आ जाएगा तब इसको काटेंगे, ये सर। ठीक है। तो वह यहाँ पे जो काट रहे हैं तो ये जो बड है, देखो यहाँ पे भी कुछ बड है ना। यस सर। ये बड कभी भी फ्रूटिंग बंच में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वेजिटेटिव बड देगा। Yes. तो दिस बड इज एक्चुअली कॉल्ड स्पार, ठीक है। Yes, sir. तो इससे जो निकलेगा वो प्लांट को रिन्यू करेगा, नया प्लांट बनाएगा, Yes. ठीक है ना। ये यहाँ से जो बड निकलेगा ये प्लांट को रिन्यू नहीं करेगा कभी भी, ये सिर्फ एंड सिर्फ फ्रूट देगा। फ्रूटिंग में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ से अगर काटेंगे तो ये जो बंच है ये पूरे प्लांट को नया प्लांट में बना देगा, क्योंकि इट इज़ द मेन स्ट्रक्चर, मेन फ्रेमवर्क बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इट इज़ द डिफरेंस। एंड अच्छा, इस क्लास में मतलब क्या कहते हैं, ग्रेप का क्लास में थोड़ा बहुत पोर्शन छूटा हुआ है मेरा, वो भी बता देता हूँ यहीं पे, तो फिर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होगा। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर की ज़रूरत होता है, इसीलिए तुम लोगों के नोट्स में भी देखोगे कि बाकी क्रॉप्स में अलग से यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कोई टॉप मतलब सब हेडिंग्स नहीं है, बट इट इज़ इन ग्रेप, बिकॉज ग्रेप इज़ दैट मच सुइटेबल क्रॉप्स फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ PGR, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा PGRs की ज़रूरत होता है, और उसके पीछे एक खास रीज़न ये है कि इट इज़ सीडलेस क्रॉप, ठीक है। दूसरे सीडलेस क्रॉप में भी थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है, लेकिन ग्रेप में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। उसके पीछे 2-3 ग्रोथ रेगुलेटर इसमें यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो जिब्रेलिक एसिड, GA, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्स करता है GA से, इट इज़ ग्रेप, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये सीडलेसनेस, जो सीड इसमें नहीं बनता है, और सीडलेस जितना भी वैरायटी है उसमें GA सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। GA क्या करता है एक्चुअली? नहीं, फ्रूट में साइज बढ़ाते हैं, और फ्रूट क्वालिटी में कोई रोल है? बढ़ाता है कैसे? उसमें क्या रोल रहता है? स्टार्च कन्वर्शन, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। स्टार्च का जो पहले जो इमेच्योर फ्रूट होता है उसमें स्टार्च ज़्यादा रहता है, और धीरे धीरे जितना सॉफ्टेंड होता है या राइप होता है उसमें स्टार्च धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होता है। तो जिब्रेलिक एसिड एक्चुअली जो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, इस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली जो फ्रूट का क्वालिटी है, अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली फ्रूट का क्वालिटी इम्प्रूव होता है, बिकॉज इन राइप फ्रूट्स वी ऑलवेज नीड शुगर, हायर कंटेंट ऑफ शुगर एज कंपेयर टू स्टार्च, ठीक है ना। तो कन्वर्शंस जिब्रेलिन से होता है। उसके साथ साथ फ्रूट जो साइज में बढ़ाता है उसके पीछे भी जिब्रेलिन का साइंटिफिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। जिब्रेलिन क्या करते हैं, सेल इलोंगेशन, इंटरनोडल लेंथ जो तुम लोग बता रहे हो कि इसको इंक्रीज करता है ना। तो इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज होता कैसे है? सेल इलोंगेशन प्रोसेस से, है ना। ऑक्सिन्स नॉर्मली सेल डिविजन्स को एक्सेलरेट करता है, और जिब्रेलिन सेल इलोंगेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। तो क्योंकि ये दोनों जो ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन है, ये दोनों फ्रूट के अंदर सीड्स में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब ग्रेप सीडलेस है तो उसके अंदर सीड नहीं है, मतलब सीड के अंदर से जो जिब्रेलिन सिंथेसाइज होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट इज सीडलेस, ठीक है ना। तो सोर्स नहीं है, तो इसीलिए इसमें हमें एक्सटर्नली जिब्रेलिन स्प्रे करना होता है। क्यों करना होता है? इसका रीज़न ये है कि सीडलेस है, जो उसके अंदर जो सीड्स नॉर्मली सीड्स जो काम करते हैं, जिब्रेलिन ऑक्सिन सिंथेसाइज करता है, तो ऑक्सिन अल्टीमेटली सेल डिवीजन करता है, उसके बाद
सेल इलोंगेशन करता है जिब्रेलिन, जो उसी सीड्स के अंदर बन रहा था। ठीक, उसके बाद सेल इलोंगेशन हो गया तो अल्टीमेटली फ्रूट साइज में बड़ा हो गया। उसके बाद वही जिब्रेलिन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू किया, जो अल्टीमेटली स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, तो क्वालिटी भी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन क्योंकि ग्रेप ऐसा क्रॉप है जहाँ पे सीड है ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब तक हम उसमें एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करेंगे उसका क्वालिटी इंक्रीज नहीं हो सकता है। और यही रीज़न है कि ग्रेप में सबसे ज़्यादा जिब्रेलिन का ज़रूरत होता है। ठीक है, टू इंक्रीज द क्वालिटी, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द क्रॉप, साइज ऑफ द बेरी पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इसलिए इस क्रॉप में मिनिमम 3 स्प्रे की ज़रूरत होता है। 3 स्प्रे ऐसे एकदम शुरू में जब ये पेनिकल इमर्जेंस हो रहा है, तुम लोग देखते हो कि ग्रेप गुच्छे में आता है, एक पेनिकल है, इसी पेनिकल में बहुत सारा ग्रेप एक साथ है, तो उस टाइम पे थिनिंग की ज़रूरत होता है। मतलब अगर सारे के सारे क्रॉप फ्लावर जितना बनता है वो अगर सारे के सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंदर वाला जो बेरी होगा वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, बाहर के जो बेरीज है वो भी साइज में इंक्रीज करेगा तो अंदर को मार देगा। तो इसीलिए उस टाइम पे थिनिंग करने की ज़रूरत होता है। वो थिनिंग में भी जिब्रेलिन यूज़ होता है। ठीक, ताकि मतलब सबको सफिशिएंट जगह मिल जाए बड़ा होने के लिए। ठीक है, पेनिकल क्योंकि एक लिमिटेड पेनिकल ही है, तो उसमें अगर मान लो अगर 100 फ्रूट अगर लगता है, 100 फ्रूट को इक्वली बढ़ेगा तो साइज में बड़ा होगा, लेकिन उसमें 200 फ्लावर अगर आ गया तो बाकी 100 को गिराना होगा। अदरवाइज 200 अगर बनेगा तो फ्रूट साइज छोटा हो जाएगा, पर्टिकुलरली अंदर जो फ्रूट्स है इनर साइड में वो बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए फ्रूट थिनिंग की ज़रूरत है। जो कलर्ड ग्रेप है, कलर्ड ग्रेप में क्या होता है, कलर्ड ग्रेप ऐसा नहीं है कि शुरू में ही से ही कलर ले लेता है। ठीक है, इसको अगर तुम लोग अप्रैल महीने में, क्योंकि कोर्स नहीं रहेगा उस टाइम तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन कहीं घूमने के लिए आओगे, इंटरेस्ट अगर रहेगा तो आके देखोगे अप्रैल के महीने में इसमें भी ये कलर्ड ग्रेप है, तो इसमें भी वो ग्रीन कलर का ही बनता है बेरी। इवन फ्रूट इलोंगेशंस तक भी ये ग्रीन कलर का ही रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैच्योरिटी की तरफ जाता है तब जाके इसमें एंथोसायनिन डेवलपमेंट होता है, तो कलर आ जाता है। तो थर्ड जो क्वालिटी के लिए जो जिब्रेलिन का स्प्रे होगा वो होगा यही कलर जो चेंज हो रहा है इस चेंजिंग टाइम पीरियड में। जो ग्रीन था, ग्रीन से जब धीरे धीरे हमारा कलर में, ब्लू कलर में या रेड कलर में बदल रहा है, वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उस टाइम पे हमको देना होगा नेक्स्ट एप्लीकेशंस। उस स्टेज को बोला जाता है वेराइजन स्टेज। वेराइजन, VERISON, वेराइजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेराइजन स्टेज इज रिलेटेड विथ व्हिच क्रॉप? तो इट इज ग्रेप। व्हाट इज वेराइजन स्टेज? It is the transition period between color changing from green to particular color of that variety. ठीक है, वेराइजन स्टेज। तो उस स्टेज में हमको थर्ड जिब्रेलिन का स्प्रे होगा। ठीक, ये हो गया जिब्रेलिन का फॉर ग्रोथ, यील्ड एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूव के लिए जिब्रेलिन का एप्लीकेशन। कंसंट्रेशन क्या रहेगा? कंसंट्रेशन हर एक केस में हम लोग नॉर्मली 40 ppm यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, और एक चीज़ है, तुम लोगों को बताया भी था कि नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में ग्रेप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ग्रेप कल्टीवेशंस का नहीं, और नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में ग्रेप कल्टीवेशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। बताया था लास्ट क्लास में, बारिश हो जाता है, अगर बारिश कोइंसाइड कर जाएगा तो फिर उसका ना क्वालिटी रहेगा ना फ्लावरिंग में, हर जगह पे वो दिक्कत करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर रेन होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, और वो होता है जुलाई के टाइम से शुरू होता है, और एक्चुअली वही टाइम हमारा ग्रेप यहाँ पे मैच्योर होने का या राइप होने का भी होता है, कोइंसाइड इसलिए कर भी जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर हमको क्वालिटी ग्रेप्स लेना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बारिश आने से पहले हार्वेस्ट हो जाए। सबसे मतलब सेफ तरीका ये हो सकता है कि क्वालिटी ग्रेप हम बारिश आने से पहले हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक इसमें ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग प्रूनिंग करेंगे, तो प्रूनिंग के बाद नॉर्मली 1 महीना 40 दिन टाइम लगता है न्यू ग्रोथ आने में। ठीक है, न्यू ग्रोथ आने के 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना टाइम लगता है पेनिकल आने में। तो मार्च के एंडिंग से नॉर्मली फरवरी के एंडिंग से नॉर्मली टेम्परेचर फिर रेज करना शुरू होगा।
तो मार्च के बीच तक या मार्च के एंडिंग तक इसमें फ्लश आएगा, और अप्रैल के मिड से लेके अप्रैल के लास्ट तक फ्लावरिंग आएगा, ठीक है, फॉलोड बाई फ्रूटिंग जो जुलाई अगस्त तक जाएगा। तो नॉर्मली जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम लोग 10-15 दिन आगे कर दे, पहले कर दे या छोटा कर दे, थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी आजकल बैन करने के जगह पे आ गया है। बट बिकॉज इट इज़ वाइन क्रॉप, तो पैक्लोबुटाजोल इस क्रॉप में मतलब मार देगा इस क्रॉप को, इसलिए नहीं यूज हो सकता है। इसलिए मैलिक हाइड्राजाइड, HCN, साइकोसेल इसको यूज़ करते हैं, जो अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ जो है, इलोंगेशन प्रोसेस जो है इसको कहीं ना कहीं छोटा करेगा। तो अल्टीमेटली हमको 10-15 दिन का टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़। उसके बाद और एक चीज़ इसमें है कि कुछ बहुत तरीके का इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, वो तुम लोगों को पढ़ना भी है। उसमें सबसे पहले जो होता है एक डिसऑर्डर, वो है हेन एंड चिकन। यस सर। हेन एंड चिकन, हेन मतलब क्या है? मुर्गा मुर्गी तो है ही है। हेन और चिकन में डिफरेंस क्या है? हेन हम किसको बोलते हैं और चिकन किसको बोलते हैं? हैन फीमेल को बोलते हैं सर। चिकन बच्चा है, यस सर। और हेन एक्चुअली चिक जो है उसको चिकन बोलते हैं, Yes. और हेन बड़ा वाला है, Yes. मतलब उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो है ना। यस तो सर। एक्चुअली उसके साथ ग्रेप का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जब ग्रेप बनता है तो अगर हम लोग ठीक ठाक उसको मतलब मेंटेन नहीं करते हैं, कुछ बेरीज बहुत बड़ा हो जाता है और कुछ बेरीज छोटा रह जाता है। तो छोटा मीन्स अगेन चिकन, और बड़ा अगर हो जाएगा तो हेन। तो इट मीन्स द अनइवन साइज ऑफ द क्रॉप, ठीक है, एक ही बंच में साइज जो है अनइवन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज हेन एंड चिकन। और इसका मेन रीजन इसके पीछे है बोरोन डेफिशिएंसी। बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और सर तो वो बोरोन भी, क्या करता है? बोलो। और सर वो भी तो हो सकता है जो बोले कि बहुत ज़्यादा आ जाता है गुच्छों बीच वाला, मतलब अंदर वाला दब थिनिंग के जाता वजह से होता है, लेकिन बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। तो बोरोन क्या करता है? फ्रूट फ्लावरिंग से फ्रूट डेवलपमेंट तक बोरोन का क्या रोल होता है? पॉलिनेशन को ये करते हैं, एक्सेलरेट करता है, फॉलोड बाई एंटायर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, बोरोन में उसका रोल रहता है, ठीक है। अगर बोरोन डेफिशिएंसी होगा, बिकॉज इट इज़ हैविंग सीडलेसनेस, तो अगर बोरोन भी नहीं रहेगा तो नॉर्मल जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसेस है तो वो एम्पर हो जाता है, ठीक है। एक तो उसमें पॉलिनेशंस नॉर्मली नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशंस नहीं होता है, और तुम लोगों को बताया भी था कि फर्टिलाइजेशंस के टाइम पे ही ऑक्सीजन डिफरेंट जगह पे सिंथेसाइज होता है। फर्स्ट सेमिस्टर का क्लास याद करो कि डिफरेंट जगह पे हैं, जगह जहाँ पे मतलब पॉलिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन बनता है, वही ऑक्सीजन अल्टीमेटली फ्रूट सेल डिविजन प्रोसेस को एक्सेलरेट करके फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो तो है नहीं ग्रेप में, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में वो सीडलेस बनता है। तो उस जगह पे अगर बोरोन भी नहीं है तो अल्टीमेटली सीड फ्रूट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसीलिए कुछ बेरी बड़ा हो जाता है, कुछ बेरी छोटा ही रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको बोरोन एप्लीकेशंस करना है, या सॉइल में सफिशिएंट बोरोन है या नहीं है देखना है, ठीक है। दूसरा एक आता है पिंक बेरी फॉर्मेशन। पिंक बेरी फॉर्मेशन क्या होता है कि नॉर्मली ये कलर्ड ग्रेप के लिए में होता है, कि कलर्ड ग्रेप में पिंक कोई कलर ग्रेप का नहीं होता है। क्या क्या कलर होता है? ब्लैक, ग्रीन, तो रेड हो सकता है, या ब्लू होता है, ब्लूइश पर्पल टाइप, डार्क ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये जो वेराइजन स्टेज है जो बता रहा था, कलर चेंजिंग कलर डेवलपमेंट, उस स्टेज में कभी बीच में पिंक कलर आता है, जो ग्रीन कलर से धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, ब्लैक के तरफ जाएगा। तो एकदम से तो नेक्स्ट दिन ब्लैक नहीं हो जाएगा, आज ग्रीन था कल ब्लैक हो गया, तुरंत डार्क ब्लैक, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे कन्वर्शन होगा। तो ये कन्वर्शन के बीच में कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जहाँ पे ग्रेप दूर से देख के लगेगा कि पिंक कलर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो कुछ केस में ड्यू टू अनइवन राइपनिंग वो पिंक कलर में ही रह जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, ब्लैक ठीक में। है। तो कुछ उसी सेम गुच्छे में कुछ ग्रेप जो है कि ब्लैक कलर हो गया, अपना जो ऑप्टिमम कलर है वो ले चुका है, और कुछ पिंक ड्यू टू अनइवन राइपनिंग पिंक कलर में रह गया। तो इट इज कॉल्ड पिंक बेरी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली हमारे टेम्परेचर के वजह से, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर चाहिए, ड्राई कंडीशंस चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो होगा, और अगर बीच में बारिश वगैरह हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट की वजह से वो होता है, ठीक है। तीसरा है कि कभी कभी देखोगे मार्केट में जाओगे कि ग्रेप मतलब उठाए
पूरा ग्रेप उस बंच से झड़ के नीचे गिर रहा है। और पर्टिकुलरली वो लेट जो वेराइटीज़ है उसमें ज़्यादा होता है। कि हम लोग नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं जब मार्केट में जाते हैं कि पूरे बंच यस सर। एक गुच्छा आ जाए हमारे, मतलब जो भी हम खरीदना चाहते हैं। यस। लेकिन देखोगे उसी गुच्छे से अगर 4-5 बेरी गिर रहा है तो अगर जो दुकानदार है वो देने के लिए कोशिश भी करता है तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं उसको मत दो। होता है ये, यस। क्योंकि कंज्यूमर उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। और वो क्यों होता है, वो जो सेनेसेंस वहाँ पे बन रहा है, जो मतलब क्यों गिरा है वो बंच में से एब्सिशन हो गया यस है। सर। एब्सिसिक एसिड एसिड वहाँ पे उसमें बन आ रहा गया, मतलब वो नॉर्मल प्रोसेस है। जो ग्रेप Yes. को अगर 4-5 दिन तुम रख दोगे तो उसमें एब्सिशन, ऑब्वियसली एब्सिशन होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये किसी किसी ग्रेप में ये होता है। अब एब्सिशन कब होता है, एब्सिसिक एसिड बनना कब शुरू होता है? है मैच्योरिटी पीरियड मैच्योरिटी पर के करीब में, जब धीरे धीरे उसमें जाता है ऑक्सीजन्स तब। का लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीजन्स Yes. एक्चुअली अटैचमेंट करके रखता है ना। ऑक्सीजन्स पकड़ के रखता है चीज़ों को। और जब धीरे धीरे ऑक्सीजन्स कम हो रहा है तो इथिलीन बनना शुरू हो रहा है, फॉलोड बाई ABA जो गिरा रहा है। तो अगर हम प्री हार्वेस्ट स्टेज में, हार्वेस्टिंग के कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले अगर उसमें ऑक्सीजन स्प्रे कर देंगे यस। तो वो ऑक्सीजन उसमें बरकरार रह जाएगा। तो कुछ दिन के बाद, अगर हार्वेस्टिंग के 15-20 दिन बाद भी अगर उसमें ऑक्सीजन रह जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एब्सिशन प्रोसेस को डिले करेगा। यस तो हमारा झड़ने का जो झड़ रहा समस्या था था या वो जो खत्म भी हो गिर रहा जाएगा। था वो कम होगा। तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप, जो है जो कंज्यूमर का प्रेफरेबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, उस चीज़ को हम लोग ऐसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो तुम लोगों को पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो बेरी ड्रॉप हो रहा है, ठीक। पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप। तो ये हो गया डिसऑर्डर। ये सारे नोट्स में दे दूंगा तुम लोगों को। जो तुम लोगों का नोट्स है उसको मत पढ़ना, इसको हम अपने से बना के तुम लोगों को दे दूंगा। उसमें कुछ गलतियां हैं उसमें। और एक चीज़ है, इसके बाद प्रोडक्ट बनाना। इसमें से तुम लोगों को बताया था, नॉर्मली इंडिया में अगर हम लोग फ्रेश ग्रेप ही खाते हैं, टेबल पर्पस Yes. में यूज़ होता है। कुछ Wine. पोर्शंस जो है कि वाइन रेजिन, वाइन में रेजिन। बहुत कम होता है इंडियन ग्रेप, यूरोपियन ग्रेप ज़्यादा होता है। किसमिस बट में। इंडियन ग्रेप का 30% हम लोग रेजिन प्रिपरेशन में या किशमिश प्रिपरेशन में बना ले जाते हैं, ठीक है। तो उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। किशमिश जो है ग्रेप, नॉर्मली ग्रेप को सुखा के, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई नहीं जानता है तो बोलता है कि ग्रेप सुखा के बन गया Yes, है। sir. हाँ बोल। तो ग्रेप सुखा के बन गया है, लेकिन उसको सिर्फ सुखाने से ही ग्रेप बनेगा ऐसा नहीं है। उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो किशमिश हम लोग खाते हैं उसको देखोगे कि एक ब्राउनिश या गोल्डन कलर आता है इसमें, यस सर। ब्राउनिश गोल्डन कलर। तो एक्चुअली इट इज़ ए ब्लीचिंग, ब्लीचिंग। ब्लीच्ड ग्रेप। मतलब ग्रेप तोड़ने के बाद उसको पहले हमको थोड़ी 2-4-5 दिन के लिए उसको शेड ड्राइंग करना होता है या सन ड्राइंग करना होता है, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है थोड़ा बहुत कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसमें हमको नॉर्मली हम लोग उसको NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका कंसंट्रेशन बनाते हैं 0.2 to 0.3 ppm का परसेंटेज का कंसंट्रेशन बना के उसमें डुबा देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें से उठा के उसको सल्फर फ्यूमिगेशन करते हैं। उसको करने के बाद ये जो सल्फर है ये एक्चुअली ब्लीचिंग का काम करता है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली ग्रेप का जो कलर है, नॉर्मली ग्रेप ये ब्लीचिंग मतलब क्या हुआ सर? ब्लीचिंग मतलब उसका रंग जो है चेंज कर देना। नॉर्मली ब्लैक ग्रेप या कलर्ड ग्रेप को रेजिन पर्पस में यूज़ नहीं किया जाता है। ग्रीन को को सिर्फ। जो ग्रीन ग्रेप है या वाइट ग्रेप जिसको बोलते हैं उसी Yes. को रेजिन पर्पस में यूज़ किया जाता है। तो अगर उसको हम लोग नॉर्मल ब्लीचिंग नहीं करेंगे या कलर चेंज नहीं करेंगे यस तो सर। वो ग्रीन कलर का दिखेगा किशमिश। यस सर। लेकिन किशमिश कभी भी देखोगे ग्रीन कलर का नहीं आता है, Yes, गोल्डन कलर का। बहुत कम रेयर केस में कभी कभी मतलब फैक्ट्री में पहुंच जाओगे तो देखोगे कुछ कुछ ग्रेप है जो मतलब थोड़ा ग्रीनिश टाइप का कलर में आ जाता है किशमिश, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इट इज़ गोल्डन कलर। जो सल्फर फ्यूमिगेशन किए हम लोग, उसके चलते उसका क्लोरोफिल कंटेंट घट के वो गोल्डन कलर सल्फर का सर मेन काम रहता है कि कलर ही चेंज कलर कर। चेंज करना, तो उससे इसलिए सर इसको ब्लीचिंग बोला तो जाता उससे है। सर कुछ क्वालिटी भी मतलब इम्प्रूव ना, होता है क्वालिटी के क्या? साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ कलर चेंज ब्लीचिंग के पर्पस में उसको मतलब use किया ऐसे ही ग्रीन में भी कंज्यूम करेंगे तो सेम ही रहेगा। गिन में कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन कंज्यूमर प्रेफर नहीं करते हैं, अच्छा। इसीलिए बस। और कोई ये नहीं है, कंज्यूमर प्रेफरेबल नहीं है। अगर तुम भी मार्केट में जाओगे
तुमको ग्रीन किशमिश दिया जाएगा और गोल्डन किशमिश दिया जाएगा, तुम गोल्डन वाला ही उठाओगे। यस तो कभी कभी पोस्ट हार्वेस्ट है ही ऐसा कि पोस्ट हार्वेस्ट में मतलब चीज़ों को कंज्यूमर क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, भले ही उसका उससे मतलब हमारा हेल्थ कंडीशन खराब क्यों ना हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। पोस्ट हार्वेस्ट सही है ऐसा उसमें, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ करते हैं वो अगर मतलब 50-60 साल के बाद तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा प्रिजर्वेटिव मत खाइए, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं हमारे बॉडीज को हैम्पर करता है। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट उस चीज़ को मानेगा तो पोस्ट हार्वेस्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी करना होता है, बट इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो जो भी है, तो इस प्रोसेस में उसका फ्यूमिगेशन करके उसको सेट ड्राइंग करना होगा फिर, ताकि उसका जो मतलब मॉइस्चर कंटेंट जितना भी वो घट जाए और वो स्टोरेबल कंडीशंस में आ जाए। तो इसके लिए अब देखोगे जो ग्रेप हम लोग खाते हैं उस ग्रेप का जो मीठापन है और किशमिश का मीठापन में अंतर होता है, किशमिश ज़्यादा मीठा होता है। यस सर। तो नॉर्मली मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि इंडियन ग्रेप्स का मतलब 100% या मैक्सिमम अमाउंट रेजिन पर्पस में यूज़ क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। जो हमारा ग्रेप है, इंडियन ग्रेप है, उसमें शुगर कंटेंट रहता है नॉर्मली TSS या शुगर TSS अगर रहता है तो वो वेरी करता है 13 to 20 डिग्री 22 डिग्री ब्रिक्स मैक्सिमम, और ब्रिक्स मेजरमेंट शुगर कैन में भी यूज होता है। TSS पोस्ट हार्वेस्ट तुम लोग पढ़ रहे हो ना, 5th में है सर। यस अच्छा, जो TSS है, TSS मतलब टोटल सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है ना, इसको मतलब यूनिट है इसका ब्रिक्स, अभी आएगा पोस्ट हार्वेस्ट में पढ़ोगे तुम लोग, तो ब्रिक्स से डिनोट होता है। और वो ग्रेप के केस में हमारे नॉर्मल इंडियन जो वाइट कलर का ग्रेप है उसमें वो शुगर मतलब TSS रहता है 13 से मैक्सिमम 22, ठीक है। और रेजिन पर्पस के लिए जो ग्रेप यूज़ होता है उसका मिनिमम होना चाहिए 24 से 28। तो ये रीज़न है कि हम कोई भी ग्रेप को रेजिन पर्पस में नहीं ले जा सकते हैं। जो कुछ वैरायटी जो उस मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, जिसका ब्रिक्स जो है कि 24 से 28 तक जाता है, जो मतलब नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्शनल केस है, कुछ कुछ वैरायटी में होता है, तो उसी ग्रेप को सिर्फ हम लोग रेजिन के लिए ले जा सकते हैं। तो इसीलिए उसमें हमारा मतलब नॉर्मली 20 to 30% ग्रेप जो है कि रेजिन पर्पस में जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा उसी नोट से पढ़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा फिर यस सर हमको बताना, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, इसमें और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मतलब अभी नहीं करूँगा इसमें, इसलिए तुम लोगों को पूरा नहीं काट रहा हूँ, लेकिन अगर काटना है, जैसे प्रूनिंग करना है, लास्ट दिन भी बताया था, ऐसे करके हम 5-6 तक देखेंगे, यहाँ से नहीं काटेंगे। अगर यहाँ से काट देंगे तो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से काटते हैं मिनिमम 7 या 8, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ गया। तो इस जगह पे यहाँ पे नहीं काटेंगे, यस कहाँ काटेंगे, यहाँ पे यस या यहाँ पे, एकदम जो बर्ड खत्म जहाँ नोट जहाँ पे खत्म हो रहा है या बर्ड जहाँ पे शुरू हो रहा है उस जगह पे ऐसे करके हर एक को काटना है, ठीक है। तो इसमें से फिर नया ब्रांच आना शुरू करेगा। और इस सब में भी आएगा सर, ये जो छोटा छोटा, इसको इसलिए काट देना है कि ये मर जाएगा ऐसे भी, और इसको अगर आएगा ना ये बहुत ज़्यादा कैनोपी बना लेगा, मतलब जंगल बना देगा इसको। तो इसलिए एक ही रखना है। इसको अगर रखेंगे इसमें भी से भी निकलेगा, देखिए इसमें भी व्हाइट पोर्शन है, ठीक है ना, लेकिन ये जंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम नॉर्मली नहीं रखेंगे। अब देखो, अब जो इसको काट लिए इसका कोई काम नहीं है, हम लोग नॉर्मली फेंक देंगे। तो इसको अगर हम लोग प्लांटिंग मटेरियल के हिसाब से बनाते हैं तो ऑब्वियसली सेमी हार्डवुड कटिंग में, हार्डवुड कटिंग है, हार्डवुड सॉरी नीचे की तरफ दे रहा हूँ, हो गया। दिस इज ए कटिंग, तो इसको ऐसे कटिंग के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यस ठीक है ना। तो ऊपर वाला स्लाइड क्यों दिए तुम ही लोग बताओ। पानी उनी सर नहीं रुकेगा, कोई डिजीज वगैरह नहीं लगेगा। और एक कारण बताओ, मेन रीज़न नहीं बता रहे हो। इसके ऊपर स्लैंटिंग कट क्यों दिए, एक ही याद रखे हो सब। दूसरा पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, ये सर हाँ, कौन साइड है ऊपर है कौन नीचे है पता करने के लिए। अगर यहाँ पे हम इसको ये कट देंगे
तुम जिंदगी भर नहीं पहचान पाओगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। यस देखो किसी को डाले फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। कहीं से तो आप काटेगा इसको, तुमको उल्टा करके रख दिया जाएगा सालों उसमें भर, से तो कहीं से निकालेगा इसको। तो इसको ये कभी नीचे की तरफ जाएगा? क्यों नहीं जाएगा बताओ, ये भी बताओ। तुम ही लोग कर रहे हो तो तुम ही लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसमें ऑक्सीजन का जो ये है बेसिपेटल होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बेसिपेटल होता है। बेसिपेटल मतलब दोनों साइड में। एक्रोपिटल मतलब होता है जो नया लीफ ऊपर बनता है। उल्टा बोल रहे हो। बेसिपेटल मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ऑक्सीजन कहाँ बनता है? ऊपर में यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? यहाँ पर सर। तब नीचे कैसे, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? बना ही है ऊपर, यस तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब इसको अगर बन रहा है ऑक्सीजन इस पोर्शन में, मतलब यहाँ से जो टैनिन निकला है इस पोर्शन में, यहाँ पे ऑक्सीजन बना है वो नीचे आ रहा है। अब इसको उल्टा कर दोगे तो ऑक्सीजन होगा? नो सर, कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी कंडीशंस में इसको उल्टा करोगे तो नहीं होगा। और रूट इसीलिए फॉर्मेशन नहीं होगा नहीं सर। इसको ऐसे कट देना जरूरी है कि पोलैरिटी मेंटेन हो, अदरवाइज वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कमर्शियली हार्डवुड कटिंग किया जाता है कि जो गिर रहा है उससे वो ये ट्राइफोलिएटा है। ठीक है, ये नॉर्मली मैं यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले से मतलब लगा हुआ है। मेरा ज्वाइनिंग 8 साल हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ मोर देन 8 years ओल्ड। ठीक है, लेकिन इतना ही बड़ा है बिकॉज इट्स ड्वार्फिंग नेचर। ठीक है, इसका और एक चीज़ है, अभी इसका भी जो पत्तियाँ है देखो येलो होना शुरू हुआ है। यस धीरे सर, धीरे धीरे दिसंबर जनवरी में पूरा पत्तियाँ झड़ जाएगा, जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये धीरे 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 देखो नीचे का बनना शुरू हुआ है डेसिडुअसनेस। जो मतलब तुम लोगों को बताया था कि सिट्रस में नॉर्मली सिट्रस इज एवरग्रीन प्लांट, सब ट्रॉपिकल कंडीशंस का एवरग्रीन प्लांट, उसमें ये एक एक्सेप्शनल केस है जो डेसिडुअस है। ठीक है, और एक चीज़ बताया था तुम लोगों का कि इसका जो लीफ है इट इज़ ट्राइफोलिएट। जो बाकी सिट्रस देखोगे यूनिफोलिएट है, सिंगल लीफ आता है, बट इट इज़ ट्राइफोलिएट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ मल्टी रेजिस्टेंट रूट। ये सारे के सारे जितना भी बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस है सब में ये रेजिस्टेंसी ग्रो कर दिखाता है। और ड्वार्फनेस जो बता रहा था कि 8 साल से ऊपर इसका अभी उम्र हो गया है, लेकिन इतना ही ग्रो हुआ है बिकॉज इट इज़ ड्वार्फिंग कैरेक्टर, हैविंग ड्वार्फिंग कैरेक्टर। प्रूनिंग किया गया है हाँ? नहीं, फ्रूट इसमें आता है छोटा छोटा, लेकिन फ्रूट इज़ नॉट एडिबल। ठीक है, और इसीलिए इसको सिर्फ एंड सिर्फ Crossing में ही यूज़ किया जाता है। फ्रूट जो आता है उस फ्रूट को सिर्फ यूज़ किया जाता है सीडलिंग बनाने के लिए, ताकि उसमें से हम लोग एज ए रूट स्टॉक उसको यूज़ यूज कर कर सकें। सकें। ठीक है, आ जाओ।